नमस्कार। चलिए आज भारत सरकार के अंदर की सत्ता की असली कहानी को समझते हैं, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 से लेकर 78 तक को एक राजा और उसके चतुर वजीर की कहानी के रूप में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा दरबार लगता था। इस दरबार में सत्ता, कर्तव्य और सलाह की एक अनोखी कहानी बुनी जाती थी। और जानते हैं, यही कहानी आज भी हमारे देश के शासन की नींव है। ये कहानी है एक राजा की, उसके वजीर की और उनके दरबार की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदारों से। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही लोग पूरे शासन की धुरी हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति, जो हमारी कहानी के राजा हैं। एक ऐसे राजा जिनका नाम तो बहुत बड़ा है, पर असली ताकत वो नहीं है। और दूसरे हैं प्रधानमंत्री, जो एक बहुत ही चतुर वजीर की तरह हैं। असली सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में है। मतलब राजा के पास एक तलवार तो है, पर वो तलवार कब और कैसे चलानी है, इसका फैसला हमेशा वजीर और उसकी मंत्रिमंडली ही करती है। तो कहानी के पहले अध्याय में ये देखते हैं कि हमारे इस राजा के पास आखिर कौन कौन सी शक्तियां हैं और कहाँ उनकी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। जरा सोचिए, दरबार लगा है और एक कैदी को लाया जाता है जिसे मौत की सजा मिली है। चारों तरफ से आवाजें आती हैं, महाराज दया कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 72 हमारे राजा यानी राष्ट्रपति को दया करने की यही शक्ति देता है। ये उनकी सबसे बड़ी न्यायिक शक्तियों में से एक है। अब राजा की ये दया भी 5 तरह की हो सकती है। वो चाहे तो सजा को पूरी तरह क्षमा यानी माफ कर सकते हैं, या दंडक स्थगन के तहत उसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। दंड माफी से सजा का समय कम कर सकते हैं। परिवर्तन से किसी बड़ी सजा को छोटी सजा में बदल सकते हैं, या किसी खास हालात में स्थगन के जरिए सजा को हल्का कर सकते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राजा इतना ताकतवर दिखने के बावजूद ये फैसला अपने मन से नहीं कर सकता था। तो फिर असली फैसला लेता कौन था? और यहीं पर दरबार का एक पुराना और बहुत जरूरी फैसला काम आता है। कहर सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि राजा दया तो कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला हमेशा वजीर और उसके मंत्री परिषद के सलाह पर ही होगा। राजा तो बस उस फैसले पर अपनी आखिरी मोहर लगाता है। अब कहानी में सामने आता है राज्य का नक्शा। अनुच्छेद 73 राजा के शासन की सीमाएं तय करता है। इसका मतलब है कि राजा पूरे देश पर शासन नहीं कर सकता। उनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ उन्हीं मामलों तक है जो संविधान की संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ वजीर की सलाह पर टिका हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राजा को सलाह देने के लिए एक टीम होगी जिसका मुखिया वजीर यानी प्रधानमंत्री होगा। 1976 में 42nd संशोधन ने इस सलाह को मानना राजा के लिए जरूरी कर दिया, मतलब मैंडेटरी। हालांकि 1978 में 44th संशोधन ने राजा को थोड़ी सी छूट दी कि वो सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं, पर अगर वही सलाह दोबारा आ गई तो फिर उसे मानना ही पड़ेगा। और इस पूरी बात को शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम के प्रमुख हैं, असली शक्ति तो मंत्रिपरिषद में ही है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। तो सवाल ये है कि ये वजीर और उनकी टीम बनती कैसे है? अनुच्छेद 75 के हिसाब से राजा लोकसभा में बहुमत वाले नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। फिर उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्री चुने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी टीम यानी मंत्रिपरिषद एक साथ मिलकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब अगर लोकसभा का विश्वास खो दिया तो पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो अब राजा हैं, वजीर हैं और उनकी टीम भी तैयार है। सवाल यह है कि ये राजकाज असल में चलता कैसे है। देखिए, दरबार में एक और बहुत ही जरूरी व्यक्ति होता है, महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ये सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं जिन्हें राजा नियुक्त करता है। ये संसद की कार्रवाई में बोल तो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। एक तरह से ये राज्य के मुख्य वकील होते हैं। यहाँ एक और मजेदार बात है।
दरबार में जितने भी फैसले लिए जाते हैं, जितने भी आदेश जारी होते हैं, वो सब के सब ऑफिशियल तौर पर राजा के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 77 यही कहता है, जबकि हम सब जानते हैं कि ये फैसले असल में वजीर और उनकी मंत्री परिषद ही लेती है। और आखिर में आता है अनुच्छेद 78, जो वजीर का कर्तव्य बताता है। प्रधानमंत्री का ये फर्ज है कि वो सरकार के सभी कामों की जानकारी राजा को दें। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो राजा और मंत्रिमंडल के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो इस पूरी कहानी के बाद हम आते हैं आखिरी फैसले पर, असली शासक कौन है। आइए इस कहानी से जो जरूरी बातें सीखने को मिली हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 5 बिंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद की सलाह जो माननी ही पड़ेगी। अनुच्छेद 75, लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 77, सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर। और अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमारी कहानी का सार बस एक लाइन में है, राजा नाम का है, असली राज तो वजीर चलाता है। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सरकार के असली कार्यकारी प्रमुख हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर राजा सिर्फ औपचारिक है तो क्या होता है जब वजीर जनता के सदन यानी लोकसभा का समर्थन खो देता है? इस सवाल का जवाब हमारी अगली कड़ी में छुपा है, जब हम संसद की शक्तियों के बारे में बात करेंगे।